अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो विद मसब। इस चैनल में जो पहली वीडियो है उसमें मैंने आर्किया के हवाले से बात की थी, बेसिक टर्म्स के हवाले से बात की थी। अब हम आर्किया के अंदर मेटाबॉलिज्म को देखेंगे कि आर्किया मेटाबॉलिज्म के हवाले से बैक्टीरिया और यूकेरिया से किस तरह अलग है। ठीक है, एंड पे क्वेश्चन आंसर है ना, आप उसको देखिएगा। जिन बच्चों ने आगे जाना है और ज़ूलॉजी बॉटनी को करना है और उन्होंने पीपीएससी का इम्तिहान देना है इस हवाले से, और एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रूटफुल होगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह कर लेते हैं मिथेनोजेनेसिस से। आर्किया के अंदर जो सबसे यूनिक चीज़ हो रही है वो मिथेनोजेनेसिस हो रही है। और ये कैसे हो रही है? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मिथेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन किस तरह बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसमें से C के साथ CH4, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, और ये कार्बन एक, ये कार्बन और ये 4, बाकी बचे ये 4 और ये 2 ऑक्सीजन मिलके पानी बना देंगे। ये 2H2O 4 कार्बन जो रह गए थे और ये 2 ऑक्सीजन इसके साथ। ये पहला है कि पहले में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपस में जो मिलकर मीथेन और पानी बन रहा है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है एसीटेट से, CH3COOH, ठीक है। अब ये H और ये CH3 ये मिलके मीथेन बना देंगे, CH4 बना देंगे, बाकी ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अलग हो गया। समझ आ रही है ना? अच्छा, एक और तरीका भी है, मिथाइल कंपाउंड्स CH3OH, मिथाइल अल्कोहल्स, ठीक है। ये मिथाइल अल्कोहल या मिथाइल कंपाउंड्स में से CH4 निकाल देगा, CH4 और ये 3, ठीक है। ये बन गए CH4, ये था हमारे पास 4CH3OH, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन्स कितने हैं, 4 और 3 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, ठीक है। अब ये 8 और 3 12, हमारे पास कितने रह गए हैं, 4 और रह गए हैं, तो 2H2 रह गया O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4, 2 तो पानी के साथ चली गई, ठीक है। और यहाँ पे 4 कार्बन थी और एक कार्बन ही बच गई, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, मीथेन बनेगी, यहाँ पे पानी बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इन तीनों तरीकों से 1 2 3, ठीक है, एसीटेट से, मिथाइल अल्कोहल से, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से ये मीथेन बना रहा है। मेन हमारे पास ये चीज़ है। ये जो मिथेनोजेनेसिस का प्रोसेस है ये ना यूकेरियोट्स में होता है और ना ही बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं हम मज़ीद और देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन आर्किया भी कर रही है और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है थोड़ा सा देखते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आर्किया है वो किस तरह करता है, N2 नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है NH3 अमोनिया में, और ये किस तरह कर रहा है, एनारोबिकली कर रहा है, ठीक है। आर्किया नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है और एनारोबिकली कर रहा है, जबकि बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया मोस्टली ये दोनों प्रोसेस केमिकली सिमिलर हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, एरोबिकली, ठीक है। ये कहाँ कर रहे हैं, लिग्यूम्स, ठीक है, फलीदार लिग्यूमिनस प्लांट्स, उनकी रूट नोड्यूल्स पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों कर रहे हैं। ये जो कंडीशन है एक्सट्रीम कंडीशन है, एनारोबिकली कर रहे हैं, और ये बैक्टीरिया जो है एरोबिकली कर रहे हैं और लिग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर कर रहे हैं। फर्मेंटेशन को हम देखेंगे, फर्मेंटेशन कौन कौन करता है। आर्किया तो नहीं कर रही फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन तो कर रहा है बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स भी कर रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया मेन है,
ठीक है। बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कर रहा है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कर रहा है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? बैक्टीरिया के अंदर अल्कोहल भी बन रही है और लैक्टिक एसिड भी बन रहा है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एथेनॉल बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है, और वो कौन बना रहा है? यीस्ट, ठीक है। हमारे मसल के अंदर भी एनारोबिकली लैक्टिक एसिड बनता है, हमारे मसल्स के अंदर भी बन रहा है, मसल्स के अंदर भी लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिहाज से देख लेते हैं कि आर्किया के अंदर होती है कि नहीं होती, बैक्टीरिया के अंदर होती है कि नहीं होती, और यूकैरियोट्स करते हैं कि नहीं करते। आइए देखते हैं। पहले तो हम यूकैरियोट्स के अंदर देख लेते हैं। यूकैरियोट्स में आपको पता है प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है, और एल्गी के अंदर। प्लांट और एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, और ये पानी जो है H2O को इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर इनके अंदर क्या है? H2O है। अब बैक्टीरिया करता है कि नहीं करता? आप सबको पता है बैक्टीरिया भी करता है, ठीक है। वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर ये है, इलेक्ट्रॉन डोनर है बैक्टीरिया के अंदर। वहाँ पे अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये हो कहाँ रहा है? ये तो हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये मेम्ब्रेन्स की इनफोल्डिंग में हो रहा है, मेम्ब्रेन्स इनफोल्डिंग्स, मेम्ब्रेन्स इनफोल्डिंग के अंदर हो रहा है। आर्किया के अंदर हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा, आर्किया के अंदर क्या है? बैक्टीरियो रेडोप्सिन, बैक्टीरियो रेडोप्सिन। जब ये लाइट इस पे पड़ेगी क्या होगा कि हाइड्रोजन आयंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उससे क्या होगा कि ग्रेडियंट बनेगा। लाइट जब इस पे पड़ेगी बैक्टीरियो रेडोप्सिन पे, क्या पड़ रही है? सूरज की रोशनी, ठीक है। सूरज की रोशनी रिडक्शन के पड़ने की वजह से हाइड्रोजन को ये क्या क्या करेगा? मेम्ब्रेन के अक्रॉस पंप करवाएगा, उससे ग्रेडियंट पैदा होगा। उस ग्रेडियंट की वजह से फिर ये हमारे पास क्या है? एटीपी सिंथेस। अब ये एटीपी सिंथेस इस हाइड्रोजन को मूवमेंट करवाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से एटीपी बनेगी, ठीक है। अब इसमें एटीपी बन रही है, आर्किया के अंदर एटीपी बन रही है, लेकिन ना इसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है, ठीक है। ना इसके अंदर कार्बन फिक्सेशन हुई है, ना इसके अंदर कार्बन फिक्सेशन हुई है, ठीक है, ये भी नहीं हुई। ना इसके अंदर ऑक्सीजन गैस निकली है, ठीक है। ये तीनों मेन काम इसके अंदर नहीं हुए, तो इसको हम फोटोसिंथेसिस नहीं कह सकते। लाइट डिपेंडेंट एनर्जी प्रोडक्शन तो हुई है, इसको हम क्या कहेंगे फिर? ये हमारे पास है फोटोट्रॉफी, ठीक है। तो किस तरह ये सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके तीनों एनर्जी पैदा करते हैं, हमने ओवरऑल कंसेप्ट्स को सीख लिया। अब हमने मेटाबॉलिज्म के हवाले से देख लिया है। अब थोड़ा सा इसमें जो ग्रुप्स हैं 4, उनके हवाले से देख लेते हैं। मेन ग्रुप जो है मीथेनोजिन, ठीक है, ये क्या करते हैं? मीथेन बनाना, CH4। हेलोफाइट्स, हेलो जो लफ्ज़ है वो साल्ट के लिए या जहाँ नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ऐसी जगह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सलाइन इन्वायरमेंट में रहते हैं। थर्मोकोकाई जो हैं हमारे पास, ये हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं। दर्जा हरारत कितना वहाँ का होता है? 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। थर्मोकोकाई हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं, 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्यूमार्क्योटा जो है ये हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन,
ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कैसे करते हैं ये पहले हम बड़ी तफसील से बात हो चुकी है इस पर। थर्मोप्लाज्मेटा है, ये क्या है, ये किस पीएच पे सर्वाइव करता है? पीएच 1 से 2 पीएच, लो पीएच एसिडिक पीएच पे ये सर्वाइव करता है, ठीक है। और इसके अंदर नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होती। आर्किया कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले कर रहा है, उनमें से चंद एग्जांपल्स को हम देखते हैं। आर्किया आपको पता है कि एसिडिक पीएच पे रह रहा है। एसिडिक पीएच का मतलब क्या है कि पीएच लो होगी। और सेलेनिटी ये सलाइन कंडीशन में भी सर्वाइव कर रहा है और एसिडिक लो पीएच पे भी सर्वाइव कर रहा है। एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर रहा है, सेलेनिटी सलाइन कंडीशंस में भी सर्वाइव कर रहा है। इस वजह से और हार्श कंडीशंस में, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा है 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड को भी ये सर्वाइव कर देता है। इसी वजह से यहाँ से हम ऐसे एंजाइम्स लेते हैं जो हार्श कंडीशन में डीनेचर ना हो, अपना काम ना छोड़ें, ठीक है। तो उनमें से डीएनए पॉलीमरेजेस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं आर्कियंस के अंदर से। वो डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स जो हाई टेम्परेचर में भी डीनेचर नहीं होते, वो एंजाइम्स हम आर्किया से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आर्किया के एंजाइम्स फिर वो क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और क्लोनिंग करते हैं, क्लोनिंग ऑफ डीएनए। यह थर्मोसाइक्लर एक मशीन है, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डालते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी डालते हैं, ठीक है। जो डीएनए का पीस है, जो जिसकी हमने कॉपीज़ मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है वो भी डालते हैं। और डीएनए जो हमने आर्किया से लिया है वो भी डालते हैं, प्राइमर भी डालते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी डालते हैं। पहले हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसमें जो 2 स्टैंड ये पीस है, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे ये दोनों पीस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर दोबारा नया प्राइमर आएगा, फिर इसकी सारी रेप्लिकेशन होगी। इस तरह इधर से ही प्राइमर आएगा, फिर रेप्लिकेशन होगी। फिर दोबारा हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, फिर इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह फिर यहाँ प्राइमर आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह प्राइमर आएगा, फिर प्राइमर आएगा, ठीक है। तो ये सारा ही जो है ना, थोड़े टाइम के अंदर हमें मल्टीपल कॉपीज इसकी मिल जाएंगी। दूसरा क्या है, ये सेवेज ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल हो रहा है। सेवेज ट्रीटमेंट में ये क्या करता है, मीथेनोजेंस है, ये मीथेन गैस बनाता है, बायोगैस बनाता है, मीथेन CH4, ठीक है। और जो बायोगैस पावर प्लांट हैं वहाँ पे गोबर इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। जगह खोद कर अंडरग्राउंड उसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है, वहाँ पे गोबर इकट्ठा किया जाता है, ये सारा गोबर इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पे पाइप भी लगे होते हैं, वहाँ पे आर्कियंस जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं CH4 में, ठीक है। उस गोबर से गैस बना देते हैं CH4 बायोगैस। उस बायोगैस से हम घरों के चूल्हे जलाते हैं, ठीक है। और इसका क्या है, हमारे मैदे के अंदर भी जो ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, वो भी किसकी वजह से है, आर्किया की वजह से है, ठीक है। वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट किया जाता है CH4 मीथेन के अंदर। आर्किया का मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर भी रोल है, ठीक है। वो किस तरह, कौन कौन सी मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर ये अपना किरदार अदा कर रही है, गोल्ड के अंदर, कोबाल्ट के अंदर, कॉपर के अंदर। गोल्ड को एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लेके, ये थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा, कोर्स से इसका इतना ख़ास लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैंने ये इसलिए थोड़ा सा बताया है आपको। अब गोल्ड क्या है, AU, ठीक है। गोल्ड क्या है, AU है। AU किसके साथ होता है, AU आयरन सल्फाइड। AU किसके साथ होगा, पाइराइट के साथ। पाइराइट क्या होता है, पाइराइट होता है FeS2, ठीक है। इसके साथ आयरन भी है, इसके साथ सल्फर भी है। अब सल्फर के साथ और आयरन के साथ क्या करेगा, इनकी ऑक्सीडेशन करवा देगा दोनों की, ठीक है। आयरन क्या बनेगा, आयरन 2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव पे, ठीक है। फेरस से फेरक बन जाएगा, फेरस से फेरक बन जाएगा, ठीक है। सल्फर के साथ ये क्या करेगा, सल्फर को कन्वर्ट कर देगा SO2 में या SO4 में, 2 नेगेटिव में, ठीक है। SO2 आगे पानी के साथ मिलकर ये कन्वर्ट हो जाएंगे H2SO4 में, एसिड में, ठीक है। सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड या SO4 2 नेगेटिव में
इसके आयन में कन्वर्ट कर देगा, या वो पानी के साथ मिलकर SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, मेन ये एसिड बन जाएगा। एसिड, अब ये सोल्यूशन फॉर्म में ये चीज़ें आ गई हैं, सोल्यूशन फॉर्म में इनके अंदर गोल्ड भी है। अब गोल्ड को हम इनसे अलग कैसे करेंगे? गोल्ड को हम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके कम्प्लेक्स बनवा देंगे, साइनाइड और गोल्ड का कम्प्लेक्स बन जाएगा। इस कम्प्लेक्स के साथ हम एक मोर रिएक्टिव जिंक मेटल को रिएक्ट करवाएंगे। जिंक मेटल गोल्ड को इस जगह से निकाल देगा और ख़ुद इसकी जगह ले लेगा। जिंक और साइनाइड ये दोनों कम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है, और गोल्ड बीच में से निकल जाएगा। अब गोल्ड इस सोल्यूशन फॉर्म में प्रेसिपिटेट करेगा, प्रेसिपिटेट कर देगा और हम उस गोल्ड को अलग भी कर देंगे, ठीक है। बाकी रह गई बात बाकी दोनों की, ये भी प्रेसिपिटेशन जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे कोबाल्ट और जो कॉपर, कोबाल्ट पहले प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, और कोबाल्ट बाद में प्रेसिपिटेट होगा। इनको हम केमिकल सेपरेशन भी कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, pH भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इनको प्रेसिपिटेट भी करवा सकते हैं। और एक और तरीका है इलेक्ट्रोविनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करके मेटल्स के जो आयन्स हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करवा के प्योर मेटल को हम इलेक्ट्रोड्स पर इकट्ठा कर सकते हैं, प्योर मेटल्स को इलेक्ट्रोड्स पर भी इकट्ठा कर सकते हैं। आर्किया का क्या रोल है? आर्किया ने पहला स्टेप किया है, उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? बायो ऑक्सीडेशन। बायो ऑक्सीडेशन, बायो ऑक्सीडेशन इसने की है, ठीक है। जो गोल्ड है, गोल्ड के साथ आयरन और सल्फर है, उनको इसने ऑक्सीडाइज करवा दिया, ठीक है। नतीजे में फिर सल्फ्यूरिक एसिड बना, वो सोल्यूशन फॉर्म में आ गया, ठीक है। साइनाइड के सामने उसको रिएक्ट करवा दिया, ये कम्प्लेक्स बन गया। जिंक ने उसको गोल्ड को वहाँ से निकाल दिया, गोल्ड वहाँ से प्रेसिपिटेट हो गया, हमने अलग कर लिया। या मुख्तलिफ मेटल्स हैं, मेटल्स के साथ हम इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोविनिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन और मेटल्स के जो आयन्स हैं ये आपस में रिएक्ट करके मेटल बना देंगे और वो इलेक्ट्रोड पे इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है? बैक्टीरिया, ठीक। और किंगडम इसका क्या है? मोनरा। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहले इसके देख लेते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर इसका किस तरह का है? प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ना इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, ना कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज है। नो ट्रू न्यूक्लियस और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। नेक्स्ट इसकी सेल वाल में क्या है? बैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर, बैक्टीरिया की सेल वाल्स के अंदर क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। ये क्या है? एक पॉलीसेक्राइड अलॉन्ग विद अमाइनो एसिड्स, ठीक है। पॉलीसेक्राइड और इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? अब जेनेटिक मटेरियल के अंदर इसके अंदर एक मेन सर्कुलर क्रोमोसोम है, इसके साथ इसके अंदर स्मॉल सर्कुलर प्लाज्मिड है। ये जो मेन सर्कुलर डीएनए है ये न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर है। मेन सर्कुलर क्रोमोसोम कहाँ पे है? न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर। और स्मॉल सर्कुलर जो प्लाज्मिड है इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होंगे। ऐसे जीन्स जो हार्श कंडीशन में इसको सरवाइव करने में हेल्प आउट करे, और ये कंजुगेशन के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया पिलाई के ज़रिए। जो प्लाज्मिड है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी और अडॉप्टेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को।
अच्छा, उसके बाद जो आगे हमने पढ़ना है वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन पहले भी बात हो चुकी है बाइनरी फिशन से। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन में क्या है, ये बैक्टीरिया है, ये उसका डीएनए है। डीएनए दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, रेप्लिकेट कर लेगा अपने आप को। एक हिस्सा उसकी मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएगा, एक हिस्सा उसकी मेम्ब्रेन के साथ, ये उसका मेन है, ये इसकी मेम्ब्रेन के साथ टच करेगा। अब यहाँ से सेल इनलार्जमेंट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और सेप्टा डेवलप होगा। नेक्स्ट फेज में फिर क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ से निकल रहा है, अपना साइज़ जो है इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से यहाँ इसके साथ ये अटैच है, ठीक है, और यहाँ से फिर सेप्टम, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगी और एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। न्यूट्रिशनल मोड बैक्टीरिया किस तरह करता है, पहले आपको पता है ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आ जाते हैं, ठीक है। H2S उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है, और बैक्टीरिया क्लोरोफिल होगा। वो मज़ीद पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। आगे दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉफ भी है। इसमें वो क्या करेगा, एंजाइम्स खारिज करेगा, वो ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल जो है डिफ्यूजेबल छोटे छोटे मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको वो बैक्टीरिया जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। मॉर्फोलॉजी में क्या है, कोकाई। कोकाई का मतलब क्या है, स्फेरिकल, ठीक है। और कौन सी इसकी शेप आ रही है, बेसिलाई। बेसिलाई शेप क्या है, रॉड शेप। बेसिलाई क्या है, रॉड शेप है। और कौन सी है, स्पाइरला, ये जो है स्पाइरल शेप है, ठीक है, ये स्पाइरल, ठीक है, क्वाइल्ड या स्पाइरल शेप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और कौन सी है, विब्रियो, विब्रियोज, ये है कॉमा शेप, ये कॉमा की तरह, ठीक है। अब मज़ीद आगे हम इसके अरेंजमेंट्स को देख लेते हैं। अरेंजमेंट क्या है, एक सिंगल अकेले भी हो सकते हैं, कोकाई स्फेरिकल अकेला है, बेसिलाई अकेला है, स्पाइरल फॉर्म में है, जो भी है अकेला। और डिप्लो कोकाई भी हो सकता है, डिप्लो कोकाई। डिप्लो कोकाई के अंदर दो कोकाई होंगे और इकट्ठे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टो भी हो सकता है, स्ट्रेप्टो कोकाई, जिसके अंदर कोकाई चेन की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और मज़ीद जो हो सकता है स्टेफलोकोकाई, इसके अंदर क्या होगा, क्लस्टर्स। क्लस्टर का मतलब क्या है, गुच्छों की शक्ल में, जैसे अंगूर होते हैं इस तरह, ठीक है। देख लेते हैं हम फ्लैजेला के हवाले से। अब अगर ये बैक्टीरिया है तो ये फ्लैजेला है, ठीक है। और अगर ये यूकैरियोट है तो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं यूकैरियोट्स में भी क्योंकि फ्लैजेला है, वहाँ पे जो फ्लैजेला है माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स वहाँ पे क्या हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं 9+2 अरेंजमेंट के साथ, ठीक है। और उनके बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। और उनके बाहर जो है उनके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। उनके इर्द गिर्द क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी है। जबकि बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है, इसके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सेल के बाहर है, ठीक है। और ये इसे कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं कि ये इंट्रासेलुलर फ्लैजेला है, ठीक है। बेशक वो इसकी सतह से बाहर निकला हुआ है, बेशक इसकी सतह से बाहर निकला हुआ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे ये फ्लैजेलिन का बना हुआ है, फ्लैजेलिन, ठीक है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। यूकैरिया और ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के फ्लैजेला के इर्द गिर्द कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ है। यूकैरिया के आसपास जो है सेल मेम्ब्रेन है और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी है, 9+2 अरेंजमेंट है। इसको एटीपी की मदद से इसको हरकत करवाया जाता है। कौन करवाता है, डायनिन मोटर, ठीक है। यहाँ पे कैसे हरकत करेगा, ठीक है, ये बात समझने वाली है।
प्रोटॉन मोटर फोर्स, ठीक है। इसको प्रोटॉन हरकत करवा रहा है। प्रोटॉन इसको किस तरह हरकत करवा रहा है, कहाँ से वो आ रहा है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से ये हाइड्रोजन जो आयन हैं वो इसके अंदर से बाहर आ जाएंगे सारे। यहाँ पे ढेर सारे ये प्रोटॉन्स हैं इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे ये इकट्ठे हो जाएंगे तो स्पेशल प्रोटीन्स हैं वो इनको अंदर लेके आएंगी। जब ये स्पेशल प्रोटीन्स इनको अंदर लेके आएंगी, इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके ये बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला रोटेटरी मूवमेंट करेगा, रोटेटरी मूवमेंट, ठीक है, रोटेट करेगा, रोटेटरी मूवमेंट करेगा, जिससे बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट होगी। और पिल्लाई और फिमरी, इनमें क्या फ़र्क है? पिल्लाई जो हैं लार्ज हैं, पिल्लाई क्या हैं? लार्ज हैं, ठीक है। नंबर इनका कम है, ठीक है, नंबर इनका क्या है? कम है। और ये क्या करते हैं? इनोसेक्स पिलाई भी कंजुगेशन में इनका रोल है, कंजुगेशन में इनका रोल है। जबकि फिमरी क्या है? ये जो है ना, नंबर इनका बहुत ज़्यादा है, नंबर इनका क्या है? ज़्यादा है। और साइज इनका क्या है? स्मॉल है, ठीक है। और इनका मेन काम अटैचमेंट है, अटैचमेंट है, ठीक है। बात समझ आ रही है? आगे रेस्पिरेशन को देख लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन करते हैं, फर्मेंटेशन भी करते हैं, आपको पता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो हैं। और बैक्टीरिया में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो रही है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो रही है। इसके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही है उसकी बुनियाद पे ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते, किस तरह करते हैं, उसके हवाले से आगे इनकी 5 टर्म्स हैं ये, ठीक है। 5 टर्म में इनको डिवाइड किया गया है। अब पहली देख लेते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है लाजमन, वैसे ही होगा, ठीक है, लाजमन। फैकल्टेटिव का मतलब हो सकता है कि उसमें थोड़ी गुंजाइश है, ठीक है, थोड़ी लचक और फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या है? ऑक्सीजन चाहिए, लाजमन ही चाहिए, ऑक्सीजन के साथ ही सर्वाइव करेगा, ठीक है। यूज़ ऑक्सीजन टू सर्वाइव, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोब, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन के बगैर जो सिचुएशन, विदाउट ऑक्सीजन ही सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन इनके लिए टॉक्सिक है, ठीक है। इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है, नो ऑक्सीजन, ठीक है। इनको ऑब्लिगेट एनारोब्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन की मौजूदगी इनके लिए टॉक्सिक हो सकती है। किस तरह? क्योंकि इनके अंदर प्रोटेक्टिव एंजाइम्स नहीं है, पेरोक्सीडेसिस और कैटालिसिस, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर फ्री रेडिकल, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं, ये इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और वो उनको, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकते हैं और इनको किल भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी इनके लिए टॉक्सिक हो सकती है। फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये जो हैं ऑक्सीजन के साथ भी और विदाउट ऑक्सीजन, ये विदाउट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ दोनों कंडीशंस में रह सकते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। माइक्रो एरोफिल्स, माइक्रो एरोफिल्स क्या हैं? इनको लो कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन चाहिए, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है, इनको लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, तभी ये सर्वाइव करेंगे। एरो टॉलरेंट एनारोब्स, इसका मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन को नहीं इस्तेमाल करते, ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते, ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते, नो यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसकी मौजूदगी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। समझ आ रही है इस बात की? एरो टॉलरेंट एनारोब क्या हैं कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करते और ऑक्सीजन की मौजूदगी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपको समझ आ गया होगा ये सारा। आगे जो बैक्टीरिया हैं वो एक्सट्रीमोफिल्स हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया, सारे नहीं ऐसा कर सकते, ठीक है। उसमें थर्मोफिल्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। हेलोफिल्स जो हैं ये हमारे पास सेलाइन कंडीशन में रहते हैं। अब वहाँ पे आर्किया के अंदर हेलो बैक्टीरिया था, लेकिन हेलो बैक्टीरिया किसका ग्रुप है? आर्किया का, बैक्टीरिया का नहीं है। यहाँ पे हेलोफिल्स हैं, ये किसका ग्रुप है? ये बैक्टीरिया का है। इसको आर्किया में नहीं लेके जाना, ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे एसिडोफिल्स, ये क्या है? लो पीएच, पहले भी आपको बताया था। लो पीएच का मतलब क्या है? लो पीएच का मतलब क्या है? एसिडिक कंडीशन। वहाँ से फिर ये लफ्ज़ है एसिडोफिल्स, ठीक है। पैथोजेनिसिटी, ठीक है, बीमारी किस तरह प्रोड्यूस करता है?
ठीक है। एक तो ये हैं कि वीरुलेंस फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से। वो कौन कौन से है? इसके गिर्द जो कैप्सूल होता है उसकी वजह से, या कोई एंजाइम्स ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है। वीरुलेंस फैक्टर कौन कौन से हैं? कैप्सूल है और एंजाइम्स है। जो बैक्टीरिया के गिर्द कैप्सूल होता है वो भी बीमारी का सबब बन सकता है, और कोई एंजाइम्स बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहा है अपनी बॉडी से, वो भी बीमारी का सबब बन सकता है। अच्छा, पैथोजेनिसिटी एक तो काज कर रहा है वीरुलेंस फैक्टर की वजह से, कैप्सूल और एंजाइम्स उसकी एग्जांपल्स हैं, और दूसरे जो इसके अंदर टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन्स कौन कौन से हो सकते हैं? लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड्स ये भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। लिपोपॉलीसेकेराइड आपको पता है इसकी सेल वॉल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है बीमारी काज कर सकता है। और ये बैक्टीरिया एनिमल्स के अंदर भी बीमारियाँ काज करता है, प्लांट्स के अंदर भी कर सकता है, ठीक है। सिम्बायोसिस का मतलब है कि रिलेशनशिप विद दो स्पीशीज़ के दरमियान रिलेशनशिप सिम्बायोसिस में। उनमें से एक मिसाल वो दे रहा है म्यूचुअलिज्म। लिग्यूमिनस प्लांट से मैंने आपको बताया था, लिग्यूम्स, फलीदार पौधों के रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, ठीक है, ये बात हुई थी। कमेंशियलिज्म में क्या है कि एक को तो फ़ायदा हो, दूसरे को ना नुकसान हो ना फ़ायदा हो, ठीक है। या वैसे ये हमारे गट के अंदर भी विटामिन के और विटामिन B12 की प्रोडक्शन में भी इनका रोल है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ये, और एक जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपने पढ़ी है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, प्रोटो यूक्रियाटिक सेल है, ट्रू यूक्रियाटिक सेल नहीं है, प्रोटो यूक्रियाटिक सेल है। वो प्रोटो यूक्रियाटिक सेल एरोबिक बैक्टीरिया उसको इंगल्फ कर लेता है अपने अंदर। जब इसको इंगल्फ करता है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर सियानोबैक्टीरिया इसको अगर वो प्रोटो यूकैरियोट, अब ये आपने नहीं समझ लेना कि इन दोनों से, अब जैसे सियानोबैक्टीरिया को इसने इंगल्फ किया प्रोटो यूकैरियोट ने, तो ये आगे कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट में। अब आपने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को ये नहीं समझ लेना कि वो एक यूकैरियोटिक सेल कैसे इवॉल्व हुआ है, नहीं, वो एक यूकैरियोटिक सेल का शुरू वाला प्रोटो यूकैरियोटिक सेल था। उसने जब एरोबिक बैक्टीरिया को इंगल्फ किया तो उसको डाइजेस्ट करने के बजाय उसके साथ वो म्यूचुअलिज्म बनाया, उसको प्रोटेक्शन दी, बदले में उसने उसे ऑक्सीजन दी, तो वो आगे आके माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट ये लाइट यूज़ कर सकता था, ठीक है, फूड बना के दे सकता था, तो ये साइनोबैक्टीरिया आगे जाके क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक में भी बैक्टीरिया आ रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये दोनों भी आपने देख लेने हैं। अच्छा, आगे अब हमने देखना है मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब क्योंकि ये मुश्किल हैं, ठीक है, नाम बार पर पढ़ने मुश्किल है, प्रोनाउंसिएशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैंने क्या किया है कि एक ग्रुप का करैक्टर, ताकि बच्चों को याद करना आसान हो, और जो इनकी आगे एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया की, उनमें से हर एक का एक काम या एक बीमारी जिससे बच्चे के जहन में वो चीज़ याद हो जाए, ठीक है। और ये याद करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात PPSC जो इम्तिहान लेती है 17 स्केल के बायो के टीचर्स के लिए, ठीक है, ज़ूलॉजी और बॉटनी के टीचर्स के लिए, उसमें 1 या 2 साइंटिफिक नेम्स भी आते हैं, और बाज़ औक़ात साइंटिस्ट का भी पूछा जाता है कि किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया है। और जिन्होंने आगे बॉटनी ज़ूलॉजी करनी है तो उन लोगों के लिए तो बैक्टीरिया के हवाले से कंप्लीट चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा तवज्जो से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। प्रोटियोबैक्टीरिया, प्रोटियो को आप प्रोटीन से जहन में याद रख लें, ठीक है, प्रोटीन से याद रख लें। और प्रोटीन में क्या होती है? नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। और इसर्शिया कोलाई क्या करता है? ये आपके इंटेस्टाइन में होता है,
इंटेस्टाइन में ये क्या कर सकता है, इंटेस्टाइन के अंदर ये डायरिया काज कर सकता है। ठीक है। और राइजोबियम क्या है, राइजोबियम लिग्यूम प्लांट्स के अंदर, लिग्यूम प्लांट्स के अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोराई ये क्या करता है, ये आपके मैदे के अंदर, स्टोमक के अंदर पेप्टिक अल्सर काज करता है। ठीक है। ये क्या करता है, पेप्टिक अल्सर। ठीक है। तो इनको आपने इन निशानियों से याद रखना है। प्रोटियोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन, इशर्शिया कोलाई, इंटेस्टाइन के अंदर डायरिया, राइजोबियम लिग्यूम प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई स्टमक के अंदर पेप्टिक अल्सर। फर्मिक्यूट्स को आपने याद रखना है एफ से शुरू हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन में फर्मिक्यूट्स का अहम किरदार है। ठीक है। तो ये नहीं है आपने याद रखना है कि सारे ही फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है। मेन एक रोल बता रहा हूँ इनका किरदार, फर्मिक्यूट्स को आपने याद रखना है फर्मेंटेशन से। और ये जो है बैसिलस सब्टिलस, ये क्या करता है, ये सॉइल के अंदर होता है। ठीक है। एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। और लैक्टोबैसिलस दही बनाता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूध से दही बनाता है। ये इसका भी क्या किरदार हो गया, फर्मेंटेशन। ठीक है। और क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये क्या है, ये बैक्टीरिया जो है बोटुलिज्म बीमारी है जिसके अंदर मसल पैरालिसिस होती है, मसल पैरालाइसिस। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिनो को ये ए से स्टार्ट हो रहा है, इसको आपने निशानी लगा लेनी है कि ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ये आपने निशानी रख लेनी है। ये भी ए से, वो भी ए से स्टार्ट हो रहा है, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ठीक है। इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिस है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इससे हासिल होती है। एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक इस स्ट्रेप्टोमाइसिस से हासिल होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी काज कर रहा है। ठीक है। ये बीमारी का सबब बन रहा है टीबी से, तो इसको आपने ये नाम याद रखने हैं। फ्यूचर में आपको इन चीज़ों के रेफरेंस मिलेंगे बायो के अंदर। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसमें जो एनाबीना है ये क्या रोल प्ले कर रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। और इसके साथ ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस। और ये स्पाइरोलिना सबसे अहम है आजकल। क्यों? क्योंकि जो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं उनमें ये सबसे अहम है स्पाइरोलिना। ठीक है। स्पाइरोलिना जो आम तौर पे हम चिकन खाते हैं या किसी भी जानवर का गोश्त खाते हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन के कंटेंट हैं वो 20 से 25% तक हो सकते हैं, या 27 तक मैक्सिमम। ठीक है। लेकिन इस स्पाइरोलिना के अंदर 50% है। ठीक है। और ये प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट है। क्या है, प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट है। 50% इसके अंदर जो है प्रोटीन। नेक्स्ट है स्पाइरोचिड्स। ठीक है। स्पाइरो को आप स्पाइरल से जो है निशानी रख लें, इसकी स्पाइरल बॉडी है। ठीक है। स्पाइरल बॉडी है और ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल स्पाइरल बॉडी। ट्राइपोनिमा पैलिडियम, ये हमारे पास एक जिनसी बीमारी काज करता है जिसका नाम है साइफिलिस। ठीक है। एक जिनसी बीमारी काज करता है। ठीक है। एसिडोबैक्टीरियम, एसिड मतलब एसिडिक पीएच। ठीक है। तो ये सॉइल में रहेगा, सॉइल को याद रख लेना है। ठीक है। और एसिडोबैक्टीरियम क्योंकि ये एसिडिक सॉइल में रह रहा है, इसका रोल क्या है, उसी से मिलता जुलता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। इसका रोल क्या है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। क्योंकि एसिडिक सॉइल में रह रहा है इसलिए इसका रोल क्या है, मिलता जुलता न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग से आपने याद रख लेना है। एसिडोबैक्टीरियम न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। एक्विफिकाई, इस लफ्ज़ को क्या पढ़ना है, एक्विफिकाई। ठीक है। एक्विफिकाई, एक्विफिकाई
एक्वीफिकाई, एक्वीफिकाई, ठीक है। एक्वीफिक्स पायरोफिलस, ठीक है। एक्वा मीन निशानी रख लें वाटर, ठीक है। ये हॉट वाटर स्प्रिंग में रहते हैं, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग में रहते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। ये थर्मोफिलिक है, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उनकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी हासिल करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक हैं, ये क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक है। तो ये अगर आप ना भी देख याद रखें, बस इतना ही याद रखें, वाटर से हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स इसमें रहते हैं ये, ठीक है। अब आपको ये सारी निशानियों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल्स की भी मैंने निशानियाँ बताई, अगर कोई बीमारी काज कर रहा है तो वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन को भी थोड़ा बहुत देखा है, ठीक है, और एक एक करेक्टर देखा है जिससे हमें उस ग्रुप को याद रखने में आसानी हो। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे डोमेन यूकेरिया। डोमेन यूकेरिया के अंदर जो है मेन फीचर आप सबको पता है, न्यूक्लियस जो है उसके गिर्द डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर डूबा हुआ है, बस सबमार्ज्ड है, ठीक है। इसमें मेन जो है ये क्या, इसके न्यूक्लियस के हवाले से कर लेते हैं बात। न्यूक्लियस क्या किसके साथ है, प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी है इसके अंदर, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, ठीक है। ऑर्गेनेलिज के हवाले से थोड़ी सी डिटेल इसमें ऐड की है। पहले तो हम देख लेते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन किन ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द है, मेन जितनी भी हैं, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों में क्या है, एनएमसी के नाम से इसको याद करें, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। ऐसे भी हैं जिनके अंदर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। और सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रियोल्स हो गए। इसके साथ जो है राइबोसोम्स, इन तीनों के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और सिंगल मेम्ब्रेन किन के अंदर है, इसको थोड़ा साइड पे देख लेते हैं। लाइसोसोम्स, इनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। गाल्गी अपरेटस के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। वैक्यूल्स, इन चारों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट में मेन है ना, ये लाइसोसोम हो गया, गाल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल हो गया, इन सब के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट देख लेते हैं साइटोस्केलेटन को। साइटोस्केलेटन सारे आपको पता ही हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए। ये तीनों जो हैं कौन कौन से काम कर रहे हैं, ये जी सेल को शेप को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, शेप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट दे रहे हैं, इस सब क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है ना, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इसमें भी, ठीक है, सेल की शेप को मेंटेन कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और सेल के अंदर की जो मूवमेंट है ना उसको, उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। सेल मूवमेंट भी देख लेते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर हम डीएनए देखेंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, डीएनए लीनियर है। यूकैरियोट के अंदर डीएनए क्या है, लीनियर है। और जैसे कि हम इंसान हैं तो इनके अंदर 23 जोड़े हैं, तो हर एक लीनियर डीएनए है, एक जोड़ा, फिर बाकी लीनियर, इस तरह बहुत सारे हैं, तो इसे हम मल्टीपल लीनियर कहेंगे, मल्टीपल लीनियर
क्रोमोसोम, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम। जबकि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर सर्कुलर है, मेन सर्कुलर क्रोमोसोम्स, ठीक है। स्मॉल सर्कुलर प्लाज्मिड्स भी हैं, मेन सर्कुलर क्रोमोसोम्स भी हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यूकैरियोट्स के अंदर, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, नो हिस्टोन प्रोटीन्स, नो हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर क्रोमोसोम के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। अच्छा, और ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइबोसोम्स की। जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम है, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S है, ठीक है। और आर्किया के अंदर फिर क्या है, आर्किया के अंदर भी 70S है, आर्किया के अंदर भी 70S है। अब यूकैरियोट्स के राइबोसोम का साइज कितना है, 25 नैनोमीटर। प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम का साइज कितना है, 20 नैनोमीटर। और आर्किया के अंदर राइबोसोम का साइज कितना है, वो भी 20 नैनोमीटर है, ठीक है। और आर्किया के अंदर जो स्मॉल सब यूनिट के राइबोसोमल आरएनए हैं, वो स्मॉल सब यूनिट, इसके जो आरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए प्लस इसकी जो प्रोटीन्स हैं, वो किसके साथ मिल रही है, ये दोनों चीज़ें आर्किया की किसके साथ मिल रही हैं, यूकैरियोट्स के साथ, ठीक है। तो ये है तो प्रोकैरियोट जैसा, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल राइबोसोमल आरएनए, प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसकी तरह है, यूकैरियोट्स की तरह, ठीक है। तो एक अहम सवाल है कि कौन सा प्रोकैरियोट है जो प्रोकैरियोट से भी मिलता है और यूकैरियोट से भी मिलता है, या उसका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स जो हैं यूकैरियोट के साथ भी मिलते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा है, तो मेन आर्किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन में। प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं वो बाइनरी फिशन कर रहे हैं, बाइनरी फिशन। यूकैरियोट्स जो हैं वो किस तरह रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वो माइटोसिस भी कर रहे हैं, मियोसिस भी कर रहे हैं, ठीक है। माइटोसिस भी कर रहे हैं, मियोसिस भी कर रहे हैं, ठीक है। माइटोसिस से जो ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल प्रोड्यूस होंगे, आइडेंटिकल, ठीक है। जेनेटिक एक्सचेंज कोई नहीं होगी, जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होगा। जबकि मियोसिस में जेनेटिक एक्सचेंज भी हो रही है, क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है, ठीक है। और क्या मेटा भी बन रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो मियोसिस के अंदर वेरिएबिलिटी आएगी, ठीक है। और ऑफस्प्रिंग जो सारे हैं वो मुख्तलिफ होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट ऑफस्प्रिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले साइज को डिस्कस कर लेते हैं। यूकैरियोट का साइज कितना है, 40 माइक्रोमीटर, ठीक है। और प्रोकैरियोट से 1000 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। यूकैरियोट के जो साइज है वो कितना है, 40 माइक्रोमीटर और 1000 टाइम बड़ा है। 40 माइक्रोमीटर किसके अंदर है, इन डायमीटर, इन डायमीटर। और प्रोकैरियोट का साइज कितना है, ये टिपिकल साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। यूकैरियोट्स जो इवाल्व हुए हैं 1.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स इवाल्व हुए हैं 3.5 बिलियन ईयर अगो, 3.5 बिलियन ईयर अगो। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि सेल, जैसे आपको पता है, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके सारे इंडिविजुअल बनाते हैं। तो इनमें सारे ये सारे लेवल्स जो हैं यूकैरियोट्स के अंदर है। टिश्यू लेवल भी है, ठीक है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम आगे इंडिविजुअल तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल लेवल ही है, वहाँ पे टिश्यू नहीं है, ठीक है। और सेल ग्रुप फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हम टिश्यू लेवल नहीं कहेंगे। वो क्या कह रहे हैं, एक होस्ट सेल, होस्ट सेल ने कुछ प्रोकैरियोट्स को इंगल्फ किया, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, थ्रू एंडोसिम्बायोसिस या एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के हवाले से। तो ये होस्ट सेल क्या है, क्या ये प्रोकैरियोट है, क्या ये यूकैरियोट है, और अगर पहले से यूकैरियोट है फिर यूकैरियोट की एवोल्यूशन की क्या बात होगी, ठीक है। तो वो ये एक प्रोटो यूकैरियोट था, कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल नहीं था, ठीक है। तो प्रोटो यूकैरियोटिक सेल था,
ठीक है, कुछ इसके अंदर कैरेक्टर्स थे। और ये एंडोसिम्बियोसिस जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की एवोल्यूशन को, ना कि ये एक्सप्लेन कर रही है कि यूकैरियोटिक सेल कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, ये भी बात ज़हन में रखनी है। इस सेल ने, होस्ट सेल ने किसको किया? एरोबिक को, एरोबिक बैक्टीरिया को इसने इंगल्फ किया और उसको मारने के बजाय उसके साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप डेवलप किया, जो आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ठीक है, और इसने साइनोबैक्टीरिया को इंगल्फ किया और इसके साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाया। ठीक है, डाइजेस्ट करने की बजाय, और इसके साथ फिर आगे क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये किस तरह ऑर्गेनेलिस इवॉल्व हुई, इसके हवाले से ये बात है। ठीक है, जबकि वो कह रहा है किसी होस्ट सेल ने इंगल्फ किया। अब वो होस्ट सेल प्रोकैरियोट था। ठीक है, उस सेल की क्या करैक्टरिस्टिक थी? ठीक है, तो ये सारी उभाम थी इसमें, और अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक मज़ीद पॉइंट है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर तो क्या था, सर्कुलर डीएनए था। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर क्या था? लीनियर डीएनए था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और आर्किया के अंदर कौन सा डीएनए है फिर? ठीक है, सवाल तो पैदा हो रहा है ना। तो आर्किया के अंदर भी सर्कुलर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सर्कुलर है। बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हिस्टोन नहीं है और आर्किया के अंदर हिस्टोन है। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट, प्लाज्मिड है कि नहीं? बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है। एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके अंदर थे। प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स थे। ठीक है, वो बैक्टीरिया के अंदर है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है? नहीं है, नो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है? नहीं है। आर्किया के अंदर है। ये बात नहीं है कि आर्किया के अंदर प्लाज्मिड है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा रह गया था। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम कौन सा है? वही बैक्टीरिया की तरह 70S वाला है। ठीक है, इसके अंदर बैक्टीरिया जैसा राइबोसोम है 70S वाला। ठीक है, 70S राइबोसोम है किसके अंदर? दोनों के अंदर, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपसे मेरा सवाल है कि कौन सा ऐसा प्रोकैरियोट है, ठीक है, प्रोकैरियोट है जो कि सिमिलर टू यूकैरियोट्स, ठीक है, या जेनेटिकली सिमिलर टू यूकैरियोट्स हो, या एवोल्यूशनरी लिंक बता रहा है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब सबको इसका जवाब पता है, एक ही जवाब है इसका, आर्किया। नेक्स्ट, आपने मुझे बताना है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी सेल वॉल में है। ठीक है, आपको पता है इसका जवाब क्या है? बैक्टीरिया। इसका जवाब क्या है? बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन है। अब सवाल को थोड़ा और चेंज करते हैं, ऐसा कौन सा प्रोकैरियोट है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है और पेप्टाइडोग्लाइकेन भी नहीं है? ऐसा कौन सा प्रोकैरियोट है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है और पेप्टाइडोग्लाइकेन भी नहीं है? अब ये बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आर्किया होगा। ऐसा कौन सा प्रोकैरियोट है या डोमेन है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है और पेप्टाइडोग्लाइकेन भी नहीं है? तो वो क्या जवाब है? आर्किया। आपने मुझे बताना है कि ईथर लिंकी सेल वॉल किसकी सेल वॉल के अंदर है? बैक्टीरिया के, यूकैरियोट के, आर्किया के। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा कि ये आर्किया के अंदर है। ठीक है, अच्छा, 70S राइबोसोम किसके अंदर है? अब बच्चे भाग के लगा देंगे बैक्टीरिया को। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर भी है और ये आर्किया के अंदर भी है। 70S राइबोसोम्स दोनों के अंदर है। ये किसके अंदर है? बैक्टीरिया के अंदर भी है और आर्किया के अंदर भी है। ठीक है, भाग के बैक्टीरिया नहीं कर देना। अगर खाली बैक्टीरिया हो तो फिर तो बैक्टीरिया ही होगा ना, 70S उसमें भी है। तो ये 70S राइबोसोम ये आर्किया के अंदर भी है। ठीक है, 70S राइबोसोम आर्किया के अंदर भी है और बैक्टीरिया के अंदर भी है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम किसके अंदर है? किस डोमेन के अंदर है? ठीक है,
डोमेन बैक्टीरिया के अंदर है, डोमेन आर्किया के अंदर है, डोमेन यूकेरिया के अंदर है। ठीक है, तीनों में से किसके अंदर है? तो आपको पता है यूकेरिया के अंदर है, डोमेन यूकेरिया के अंदर है। ठीक है, अब सर्कुलर एंड नेकेड जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर है? प्रोक्रियाट के अंदर है या यूकैरियोट के अंदर है? ठीक है, तो आप सबको पता है ये प्रोक्रियाट के अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक सवाल है कि हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के साथ जो मौजूद है, एसोसिएटेड है, हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विद डीएनए, एसोसिएटेड लिख दें इसके साथ, एसोसिएटेड विद डीएनए, ये किसके साथ है? अब भाग के बच्चे क्या कर देंगे, यूकैरियोट्स के अंदर हैं जी। ठीक है, अगर ऑप्शन आ जाए आर्किया के अंदर है, अगर ऑप्शन आ जाए बैक्टीरिया के अंदर है, अगर ऑप्शन आ जाए डोमेन यूकैरिया के अंदर है, तो आप क्या लगाएंगे? तो दोनों फिर इसके अंदर कौन सी होंगी? आर्किया भी होगी प्लस इसके अंदर यूकैरिया भी होगी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आपने याद रखना है, इस वाले मेन पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को भी, और प्लाज्मिड वाले पॉइंट को याद रखना है। प्लाज्मिड दोनों के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर भी है और आर्किया के अंदर भी है। ठीक है, तो और ये हमारा था आज का लेक्चर। मैंने डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया के दरमियान जो फ़र्क हैं मुख्तलिफ़ लेवल्स पर, उसको बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ कंपैरिजन फॉर्म में आपके सामने पेश किया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।